अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो 6 फाइनेंशियल रूल्स जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो जागरूक जनता, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं 6 फाइनेंशियल रूल्स। मैं हूं आपका जागरूक आरजे और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, जैसे एग्जाम में जाते हैं और मान लो आपको चीटिंग करने का मौका मिला, तो ऐसा नहीं है ना कि अगले का क्वेश्चन एज इट इज आप टेप लोगे। तो इस केस में भी ये फाइनेंशियल रूल जो मैं आपको बता रहा हूं, इसे थंब रूल की तरह ट्रीट करना है और अपनी फाइनेंशियल, अपनी पारिवारिक, अपनी लोकेशन, इन सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई करके ही यूज करना है। ऐसा नहीं यहाँ पे 40% है तो एग्जैक्टली 40% करना है, 42 या 38 नहीं कर सकते। रूल नंबर 1, कार बाइंग रूल, या फिर इसे कुछ लोग बोलते हैं 24-10, और इसके साथ मैंने एक 50 भी जोड़ा हुआ है। आइए समझते हैं क्या है। जब भी आप कोई कार खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो नई है या सेकंड हैंड है, तो ये फाइनेंशियल रूल आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसमें पहला 20 नंबर ये कहता है कि कार की जो भी कॉस्ट है उसका एटलीस्ट 20% आपको एज अ डाउन पेमेंट कर देना चाहिए। मतलब मान लीजिए कार 6 लाख रुपए की है तो उसका आपको एटलीस्ट 20%, 1,20,000 रुपए डाउन पेमेंट करके ही लेना चाहिए, क्योंकि आजकल 100% ईएमआई पर भी चीजें मिलने लगी है, कार मिलने लगी है, लेकिन आपको 20% डाउन पेमेंट करना चाहिए। इससे आपकी जो सेविंग भी है वो हैबिट भी डेवलप होती है। अगर आप कार ईएमआई पे ले रहे हैं तो मैक्सिमम 4 इयर्स की आप ईएमआई अपनी कार लोन पर लीजिए। एंड लास्टली, जो आपका ईएमआई का अमाउंट है मंथली, वो आपकी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये काफी सारी मैथ्स हो गई, लेकिन ये जो साथ में 50 है ना, ये इस मैथ्स को बड़ा आसान बना देता है। यहां पे 50 ये कहता है कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है, मान लीजिए आप मंथली 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपकी एनुअल इनकम हो गई 12 लाख रुपए, और आपकी फैमिली में आपकी वाइफ या बच्चे वो अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे, तो दैट्स योर हाउस होल्ड इनकम। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है तो उसका 50% यानी 6 लाख रुपए तक की ही आप कार ले सकते हैं, अगर आप एक फाइनेंशियली सही डिसीजन लेना चाहते हैं। तो मन तो बहुत करेगा कि आपको 15 लाख, 20 लाख, उससे भी ज्यादा की कार ले लें, लेकिन आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम का 50% से ज्यादा आप कार में खर्च नहीं करेंगे। ये उस केस में भी ट्रू है जब आप कार ईएमआई पर नहीं, डायरेक्टली कैश में अपनी सेविंग से ले रहे हैं। तो अगर आपकी 12 लाख रुपए एनुअल इनकम है तो आप 6 लाख रुपए तक की कार ही खरीदिए। अगर आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल से बताता हूं। चलिए, जिस पर्सन का एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका नाम ऋषभ ही रख लेते हैं। तो ऋषभ की 1 लाख रुपए सैलरी है और उसके हिसाब से एनुअल सैलरी 12 लाख बनी, तो वो जो कार ले पाएगा वो मैक्सिमम 6 लाख रुपए की ले पाएगा। अगर ये रूल वो सेटिस्फाई करना चाहता है तो उसका 20% वो डाउन पेमेंट की तरह देगा, मतलब 1.2 लाख रुपीस वो डाउन पेमेंट की तरह दे देगा। बचेंगे उसके पास जो पे करने के लिए, वो बचेंगे 4.8 लाख रुपीस। इसके लिए वो लोन लेगा। अब अगर हम ये लोन कैलकुलेटर में अमाउंट डालते हैं 4 इयर्स के लिए, और जो टिपिकल कार लोन की इंटरेस्ट रेट चल रही है 9% के हिसाब से, तो आप देखेंगे मंथली ईएमआई 11,900 रुपए के आसपास आएगा, जो हमारे इस 10% के एकदम रेंज में है। 12% है, इतना थोड़ा बहुत 2% चलता है। रूल नंबर 2, हाउस बाइंग रूल। देखिए, कई सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको कहते हैं कि अपना घर तो खरीदना ही नहीं चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए। चलिए, वो अलग बात है, क्योंकि घर कई बार एक इमोशनल डिसीजन भी होता है। आपको अपने परिवार के लिए अपना घर चाहिए जिसे आप अपने हिसाब से सजा सके, लेकिन उस घर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितने रुपए तक का आप घर खरीद सकते हो, वो ये रूल बताता है। तो आप इमोशनल डिसीजन लें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस इमोशनल डिसीजन को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ लें, ये इंश्योर करता है ये वाला रूल। तो इस रूल के नंबर्स हैं 3, 20, 30, 40। ये ईच नंबर क्या करते हैं मैं बताता हूं। तो पहला नंबर ये 3 ये कहता है कि आप जो भी घर देख रहे हैं वो आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम का 3 गुना से ज्यादा महंगा नहीं हो सकता। अगेन वही ऋषभ का एग्जांपल लेते हैं कि ऋषभ सालाना 12 लाख रुपए कमाता है, एंड दैट्स द एनुअल हाउस होल्ड इनकम। तो ऋषभ 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 36 लाख से महंगा घर फाइनेंशियली राइट डिसीजन लेना चाहता है, तो उससे महंगा घर उसे नहीं खरीदना चाहिए। अब आप बोलेंगे 36 लाख रुपए में तो कोई घर आता ही नहीं है, या आता है तो 1 BHK टाइप आता है, जो हमें उसमें नहीं रहना है। तो फिर आप थोड़ा वेट करिए, अपनी इनकम बढ़ाइए, ताकि आप अपने ड्रीम होम खरीद सके। इस नंबर पर हम इस रूल के एंड में फिर से आते हैं। सेकंड, ये 20 नंबर ये कहता है कि अगर आप अपना घर ईएमआई पे ले रहे हैं, जो जनरली आप होम लोन या ईएमआई पर ही लेंगे, तो उसकी जो अवधि है, जो लोन का टेन्योर है, वो 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। उसके बाद ये जो 30 नंबर ये कहता है कि ईएमआई का जो अमाउंट है वो आपकी मंथली इनकम का
वो आपकी मंथली इनकम का 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना कम उतना बढ़िया, लेकिन मैक्सिमम 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगेन ऋषभ के एग्जाम्पल से, अगर ऋषभ अपना घर खरीदने जाएगा, उसकी 1 लाख रुपीज़ मंथली सैलरी है, तो 30,000 रुपये 30K से ज़्यादा उसका EMI नहीं बनना चाहिए, उतना ही उसको लोन लेना है। एंड लास्टली ये 40 नंबर ये कहता है कि जो भी घर का आप पेमेंट कर रहे हैं उसका एटलीस्ट 40% डाउन पेमेंट आप अपनी सेविंग्स के माध्यम से करिए और बचे हुए 60% के लिए ही आप लोन के लिए अप्लाई करिए। अब अगर आप ये नंबर्स फॉर एग्जांपल जो ऋषभ का एग्जांपल है उसके हिसाब से अगर किसी EMI कैलकुलेटर में डालेंगे, वहां पर आप ये कोशिश करेंगे कि जो EMI का टेन्योर है वो 20 साल के लिए रहे, ऋषभ की 30% ऑफ मंथली इनकम ही एज ए EMI जाए, मतलब 30,000 रुपए तक EMI ऋषभ होम लोन के अगेंस्ट पे करे और 40% डाउन पेमेंट कर दे, तो इस केस में ऋषभ जो घर खरीद पाएगा वो लगभग 50-55 लाख तक के आसपास का खरीद पाएगा। अगर ये तीनों रूल फॉलो करते हैं, ये वाला रूल इग्नोर कर देते हैं एक बार के लिए, तो ऋषभ 50-55 लाख तक का भी घर खरीद सकता है। तो ये जो फर्स्ट अमाउंट है, इसमें मुझे लगता है थोड़ी सी आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। ये 3 से 5 गुना तक हो सकता है। अगर आपकी एनुअल इनकम है 12 लाख रुपए, तो आप 36 लाख रुपए से थोड़ा बढ़कर लगभग 48 या 50 लाख रुपए या फिर 60 लाख रुपए तक का भी घर देख सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जाइएगा, क्योंकि अगर आप उससे आगे जाएंगे तो ये नंबर हिल जाएंगे। और ये भी मैं तब बोल रहा हूं जब आपको 9-9.5% के हिसाब से होम लोन मिल जा रहा है। अगर आपको होम लोन 12, 13, 14% पे मिल रहा है, तो अगेन ये नंबर क्लोजर टू 3 आ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन किस रेट पे आपको लोन मिल रहा है, आप ये फर्स्ट नंबर को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए। अगर आपको लोन 9, 9.5, 10% के आसपास मिल रहा है, तो ये नंबर 3 टाइम्स से बढ़ के 4 टाइम्स, 5 टाइम्स तक भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लोन 14, 15, 16% पर मिल रहा है, तो फिर ये 3 के आसपास ही रखने की कोशिश करिए। रूल नंबर 3, इस रूल का नाम है द बाय रूल, और नेट पे मत ढूंढना, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एक्रोनिम मैंने अभी बनाया। इसका मैं फुल फॉर्म पहले आपको बता देता हूं। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड बिफोर इन्वेस्टमेंट, ये पूरा इसकी समरी है। तो हमारे जिंदगी में फाइनेंशियल इमरजेंसी कब आती है? जब हम काम नहीं कर पाते हैं। तो उन इमरजेंसीज को हम कैटेगराइज करते हैं जिन सिचुएशन में हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सबसे बड़ी इमरजेंसी बताइए क्या होगी? आप बोलेंगे लग जाएगी, नहीं, सबसे बड़ी इमरजेंसी होगी कि हम इस दुनिया में ही नहीं रहे, तब ऑफ कोर्स हम काम नहीं कर पाएंगे। तो वो हमारे लिए चूंकि सबसे बड़ी इमरजेंसी है, तो सबसे पहले जैसे ही आप कमाना शुरू करें, सबसे पहले इंश्योर करें कि आप अपने लिए ये जो पहला टी है टर्म इंश्योरेंस, वो प्रोक्योर करें। वो टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट कितना होना चाहिए? आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसका 10 से 15x मिनिमम। मतलब अगर ऋषभ के एग्जांपल से हम देखें, जिसकी एनुअल इनकम है 12 लाख रुपए, तो जो टर्म इंश्योरेंस हमें लेनी चाहिए वो कम से कम 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख की रेंज में होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर ऋषभ ने किसी प्रकार का लोन ले रखा है, मान लीजिए उसने होम लोन ही ले रखा है 50 या 60 लाख रुपए का, तो उस केस में उसका जो टर्म इंश्योरेंस है वो लायबिलिटीज को भी कवर करना चाहिए। इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में जब भी आप कोई बड़े अमाउंट का लोन लेने जाएंगे, जैसे कि होम लोन, तो उस केस में वो बैंक या NBFC भी आपको एक एडिशनल इंश्योरेंस लेने के लिए बाध्य करेगा, जो कि उसी अमाउंट की होगी जितने अमाउंट का आपने वो लोन ले रखा है। तो फर्स्ट थिंग, आपको जैसे ही आपकी इनकम शुरू हुई, आपको टर्म इंश्योरेंस सॉर्ट करना है। जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस ले लोगे, उसका प्रीमियम भी उतना ही कम होगा विद टाइम। नहीं तो आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, एज के साथ आपका टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ के प्रीमियम का ही बढ़ता चला जाएगा। तो अगर अभी तक आपने कोई टर्म इंश्योरेंस ली ही नहीं है, तो प्लीज ले लीजिए। या फिर अगर आपकी इनकम बढ़ चुकी है और अभी जो आपका टर्म इंश्योरेंस चल रहा है उसका कवर एडिक्वेट नहीं है, तो एक एडिशनल टर्म इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा पॉलिसी बाजार। मैंने, मनदीप ने, मेरी फैमिली में हम सभी ने पॉलिसी बाजार से ही अपनी टर्म इंश्योरेंस खरीदी है, सारे इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर करके। पॉलिसी बाजार की टीम सेटलमेंट के समय भी आपको सपोर्ट करती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बेस्ट टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के लिंक दे रहा हूं। अगर आप उन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस चूज करते हैं, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा जो सिर्फ LLA के सब्सक्राइबर्स के लिए है, प्लस आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर पाएंगे। टर्म इंश्योरेंस के बाद हमारी जो नेक्स्ट इमरजेंसी है, चलो हम जिंदा रहे लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो गया, या मान लीजिए कुछ हार्ट में कुछ इश्यू हो गया, ऐसी कोई कंडीशन हो गई जिसके कारण आप कुछ महीने तक काम ही नहीं कर पा रहे हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, तो उस केस में हॉस्पिटल का बिल कौन देगा जबकि आप काम ही नहीं कर पा रहे हो और आपकी इनकम ही बंद है? तो ऐसे केस में आता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इंडिया के ज्यादातर लोग सिर्फ एक बीमारी, एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर है बिलो पॉवर्टी लाइन जाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ ना हो, इसलिए एक अच्छी सी हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखिए। एंड ये दोनों सॉर्ट करने के बाद आप बिल्ड करिए अपना एक इमरजेंसी फंड।
क्योंकि लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है वो सीधा सबसे पहले स्टॉक्स में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने लगते हैं। नहीं, उससे पहले प्लीज अपना एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करिए जो अप टू 6 मंथ्स का होना चाहिए। मतलब अगर आपकी जॉब चली गई या आप बीमार हो गए किसी भी सिचुएशन में, चलो आप बीमार हुए, आपके हॉस्पिटल का बिल तो हेल्थ इंश्योरेंस से आ रहा है, लेकिन आपके परिवार खाएगा क्या, आप खाओगे क्या, बाकी सारी खर्चे कैसे करोगे? तो 6 महीने का अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप मोर और लेस सेफ हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो इन क्रक्स, पहले टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद इमरजेंसी फंड, और उसके बाद ही आपको फोर्थ सिचुएशन की प्लानिंग करनी है, मतलब रिटायरमेंट की प्लानिंग। जब आप बहुत बूढ़े हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे या सो ऑन, या अर्ली रिटायरमेंट लेना है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, उसके बाद उसके लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। फोर्थ आता है रूल ऑफ 72। इसको मैं 1 का 2 रूल भी बोलता हूं, क्योंकि आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, कितने टाइम बाद वो 2 हो जाएगा, ये सबको जानने की बहुत इच्छा रहती है। बहुत सिंपल रूल है ये कहता है कि जो भी आपकी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है 72 से उसे डिवाइड करिए। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपको 8% रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए आपने कोई एफडी बुक करा रखी है और उस पर आपको 8% ब्याज मिल रहा है, तो कितने समय बाद आपने जो 1 लाख रुपए उस एफडी में निवेश किए वो 2 लाख हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 72 डिवाइड बाय 8, मतलब 9 ईयर्स के बाद। इसमें ऑफ कोर्स मैं एक बार टीडीएस वगैरह इग्नोर कर रहा हूं। वहीं अगर मान लीजिए आपको 12% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, तो यही डबल होने का टाइम घटकर हो जाएगा सिर्फ 6 ईयर्स, क्योंकि 72 डिवाइड बाय 12 6 ईयर्स। वहीं हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो लगभग 15% के हिसाब से ग्रो होता है, तो 15% के हिसाब से अमाउंट डबल होने में लग जाएंगे 72 डिवाइड बाय 15, लगभग 5 साल से भी थोड़े से कम। तो इस रूल ऑफ 72 से आप अपना 1 का 2 पता कर सकते हो। 5वां है एसेट एलोकेशन थंब रूल। अगेन ये थंब रूल है, इसको आप सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह यूज करिए, एकदम इसमें एज इट इज मत घुस जाइए। तो ये रूल ये कहता है कि जो भी आपकी एज है 100 माइनस दैट एज, उतना अपना पोर्टफोलियो आप इक्विटीज में रखिए और बाकी जो परसेंटेज है उसे थोड़े सेफर एसेट्स में रखिए, जैसे कि आप डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट वगैरह में वो पार्ट एलोकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 100 माइनस 25, मतलब आप 75% अपना पोर्टफोलियो इक्विटीज में रख सकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र मेरी जितनी है 35 ईयर्स, मैं 34 का हूं वैसे, 35 ईयर्स, तो फिर आपको 100 माइनस 35 मतलब 65% अपना पोर्टफोलियो इक्विटीज में रखना चाहिए, रिमेनिंग डेट या सेफर इन्वेस्टमेंट में रखना चाहिए। अगेन ट्रीट इट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल। आप अपनी सिचुएशन, अपनी लायबिलिटीज, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसे मॉडिफाई जरूर करिए। 6th रूल तक जाने से पहले मैं आपको देता हूं 2 बोनस रूल्स। पहला बोनस रूल है टोटल ईएमआई रूल। इसका मतलब यह है कि आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 36% से ज्यादा आपके ईएमआई में नहीं जाने चाहिए। आप बोलोगे मैंने पहले 2 रूल बताए, पहले मैंने आपको एक कार बाइंग का रूल बताया, एक हाउस बाइंग का रूल बताया, उसमें एक में बताया कि 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक में बताया मैंने 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 36 नंबर कैसे आया? ये रूल ये कहता है आपकी टोटल जितनी सारी ईएमआई चल रही है, हो सकता है आपका एक होम लोन चल रहा हो, एक कार लोन चल रहा हो, कोई छोटा मोटा पर्सनल लोन भी चल रहा हो, उन सब की ईएमआई मिला के अगर आप अपनी मंथली इनकम का 36% से ज्यादा दे रहे हैं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में बहुत डिफिकल्टी फेस करेंगे। मेरा ही एग्जांपल अगेन, ऋषभ 1 लाख रुपए कमाता है तो ऋषभ की टोटल ईएमआई किसी भी महीने में 36,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर है क्रेडिट कार्ड यूसेज का रूल। मैं तो यूज ही नहीं करता क्रेडिट कार्ड ज्यादा, बट अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये रूल जरूर पता होना चाहिए कि जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है, मान लीजिए कार्ड में आपकी 1 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट है, तो उसका मैक्सिमम आप 30% ही यूज करिए ताकि आपके सिबिल स्कोर्स में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आए। एंड नंबर सेकंड, 100 ये कहता है कि जो भी आपका मंथली आउटस्टैंडिंग बनता है उसे पूरा के पूरा पे कर दीजिए, उसे रोल ओवर मत करिए या पार्शियल पेमेंट नहीं करिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट रेट लगते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कई सारे रिवॉर्ड देती है ताकि हो सकता है आपका कोई एक महीना जब आप पेमेंट करने से भूल जाएं या जब आपके पास इनफ पैसे नहीं हो तो पूरा के पूरा आपसे वसूल कर ले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजटिंग रूल 50-30-20। ये कहता है कि आपके जो 50% खर्चे हैं वो आपके नीड्स की तरफ हो सकते हैं। नीड्स जैसे कि आपके घर की रेंट हो गई, आपके बच्चों की स्कूल फीस हो गई, आपके खाने पीने का खर्चा हो गया, दवाइयाँ हो गई, फ्यूल हो गया, ये सारी आपकी नीड्स में 50% खर्च करिए। यानी ऋषभ जो 1 लाख रुपए कमाता है उसके सारे खर्चे 50,000 रुपए के अंदर जनरली निपट जाने चाहिए। 30% वो अपनी वॉन्ट्स पे खर्च कर सकता है, जैसे कि थोड़ा घूमने चले गए, बाहर खाने चले गए, कुछ इसमें इनफैक्ट कुछ हायर एजुकेशन आपने ले ली, कुछ लर्निंग पे खर्च कर दिया, उस पर अप टू 30% आपको खर्च करना चाहिए। एंड एटलीस्ट 20%
आपको सेव करना चाहिए। तो ये 30% हुआ हमारी वॉन्ट्स और ये 20 हुआ हमारी सेविंग। अब इसे थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई करिए डिपेंडिंग अपॉन योर एज। मान लीजिए आप थोड़े यंग हैं, अभी आपके पास इतनी नीड्स है ही नहीं, आप एक छोटे घर में रह सकते हैं क्योंकि आप एक बैचलर हैं, आप एक शेयर्ड रूम में रहते हैं, आपका 10-15 हज़ार रुपये किराया होता है। तो उस केस में हो सकता है ये जो नीड्स वाला आपका नंबर है ये शुरू में 20%, 25%, 30% ही रहे, वो पूरा के पूरा आपका सेविंग के अगेंस्ट जाना चाहिए, ताकि विथ एज जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े, आपकी फैमिली वगैरह बढ़े, आपके बच्चे हों, तो उस समय के लिए ऑलरेडी आपके पास एक हेड्स अप हो और आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस हो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। नीचे कमेंट में लिखते जाइए कि इन 6 में से कितने रूल्स आप अपनी जिंदगी में ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। 2 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 6, वो नीचे लिखते जाइए। इसके अलावा कोई फाइनेंशियल रूल है जो आप फॉलो करते हैं जिसे जनता को पता होना चाहिए, तो उन्हें भी कमेंट में बताइए। और अगर अभी तक आपने अपने लिए एक अच्छी टर्म इंश्योरेंस चूज नहीं करी है, एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस चूज नहीं करी है, तो बेस्ट टर्म इंश्योरेंस, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस लिंक के थ्रू स्पेशल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, प्लस आप हमारे काम को सपोर्ट भी कर पाएंगे बिना 1 रुपए एक्स्ट्रा दिए हुए। जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए मजा आया।